मैं डॉक्टर की शक्ल देख रही थी। वो क्या कह रही थी या जो कुछ वो कह रही थी वो कैसे मुमकिन था। मुझे लगा मेरे कान कुछ गलत सुन रहे हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं था। मेरे पति यूं थे जैसे बेजान पुतला। बात ही कुछ ऐसी थी। मेरा सर बुरी तरह से अब भी चकरा रहा था। मैं हक्का बक्का कभी डॉक्टर की शक्ल देख रही थी तो कभी अपने बराबर में कुर्सी पर बैठे अपने पति को। मुझे डॉक्टर ने मौत की खबर सुना दी थी। ये खबर मेरे लिए मौत ही थी कि मेरा नाम सीमा है। मेरी उम्र 35 साल के करीब हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। गरीबी हमारे दरवाजे पर इस तरह जमकर बैठी थी कि कोई भी रिश्ता लेकर दरवाजे के अंदर ना आता, और अगर कभी गलती से कोई भूला भटका चला आता तो मेरी सांवली रंगत और बालों में उतरती चांदी देखकर साफ इनकार कर जाता। मेरी उम्र 35 साल थी, लेकिन देखने में मैं अपनी उम्र से भी ज्यादा की लगती थी। हमारे हालात ने मुझे दिन ब दिन बदसूरत बना दिया था। वो कहते हैं ना कि अगर पैसा हो तो इंसान खूबसूरती खरीद सकता है, और अगर गुर्बत ने डेरे डाल रखे हों तो इंसान की खूबसूरती भी खा जाती है। हमारे हालात ने मेरी रंगत और मेरे चेहरे की तरोताजगी को पूरी तरह नोच लिया था। मैं बहुत सालों से नौकरी करके अपनी छोटी बहनों का पेट पाल रही थी, और बहुत मुश्किल से ही सही मैंने अपनी दोनों बहनों की शादियां वक्त पर कर दी। वो शक्ल और सूरत में मुझसे काफी बेहतर थी, इसलिए उनके रिश्ते आ गए थे। उन दिनों उन दोनों की शादियों के बाद इस कच्चे से टूटे फूटे मकान में मैं अकेली रह गई थी। माँ बाप का निधन तो बहुत पहले हो चुका था, और अब तो दोनों बहनें भी पराई हो चुकी थी। जिस तरह मैं तनहा दिन गुजार रही थी, मेरे अंदर भी शादी की ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। आखिर मैं भी तो एक इंसान थी। मुझे भी अपनी जिंदगी में किसी ऐसे साथी की तलाश थी जो मुझे खुशियों भरी जिंदगी दे। जब जब मैं अपनी बहनों को अपने अपने पतियों के साथ खुश देखती और उनकी जिंदगियों को खुशबू से महका देखती, तो मेरे दिल में भी इस बात की कसक उठती कि मेरी जिंदगी भी इसी तरह से महक जाए और मेरी भी किस्मत में रंगों की बहार आ जाए। हुआ कुछ यूं कि एक दिन बाजार में मुझे अपनी बहुत पुरानी स्कूल की सहेली टकरा गई। हम कोई 12 साल बाद मिल रहे थे। मैं उसे जबरदस्ती अपने घर ले आई। कुछ देर की बातचीत के बाद उसने बताया कि उसका एक भाई है जिसकी उम्र 40 साल के करीब हो चुकी है। उसके भाई की पत्नी उसे छोड़कर चली गई है क्योंकि उसका भाई भाभी को औलाद की खुशी नहीं दे सका। मेरी सहेली अपने भाई को लेकर बहुत परेशान थी क्योंकि वो खुद भी शादीशुदा थी और अपने ससुराल में रहती थी। उसका भाई अपने बूढ़े बाप के साथ अकेले घर में बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजार रहा था। किसी भी घर में औरत का होना बहुत जरूरी होता है। जब से उसके भाई की पत्नी उसके भाई को छोड़कर गई थी, घर की सारी व्यवस्था दरहम बरहम हो चुकी थी। वैसे तो काम करने के लिए बहुत से नौकर चाकर मौजूद थे, लेकिन उन पर नजर रखने के लिए कोई नहीं था। मेरी ये दोस्त शुरू से ही बहुत पैसे वाली थी। इसका भाई भी एक बहुत बड़े कारोबार का मालिक था। न जाने क्यों बिना सोचे समझे मैंने अपनी दोस्त से कह दिया कि अगर ऐसी बात है तो वो मेरी शादी अपने भाई से करवा दे, क्योंकि अब मैं भी अकेले घर में नहीं रहना चाहती। मेरे मुंह से ये शब्द इतने अचानक निकल गए कि मैं खुद भी हैरान रह गई थी, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। इसलिए मैंने अपनी दोस्त को यकीन दिलाया कि अगर मैं उसके भाई की पत्नी बन जाऊंगी तो उसके सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत पहले ही अपने माँ बाप को खो चुकी हूँ। इसलिए मुझे अपने माँ बाप की कमी का बहुत एहसास होता है। मैं उसके बाबा की बहुत अच्छी तरह सेवा करूंगी और उन्हें कभी तनहा नहीं छोड़ूंगी। मेरी दोनों बहनें शादी करके अब अपनी जिंदगी में मग्न हो चुकी थी। महीने में कभी एक बार चक्कर वो मेरे घर का लगाती तो उन्हें मेरे इस घर में घुटन का एहसास होता और वो थोड़ी ही देर में वापस चली जाती और फिर मैं अकेली रह जाती। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि इस तरह अकेले जीने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे भाई का सहारा बन जाऊं, और मेरे लिए सारी जिंदगी तनहा रहने से अच्छा है कि मैं शादीशुदा होकर भी औलाद रह जाऊं। मैं कब तक इस तरह अकेली रहूंगी? मेरा हाल तो ऐसा है कि अगर मैं घर की 4 दीवारी में मर भी गई तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मेरी दोस्त कहने लगी कि वो अपने भाई से पूछकर मुझे बताएगी। वो तो ये सुनकर ही खुश हो गई थी कि मैं खुद से उसके भाई से शादी करना चाहती हूँ। 2 दिन बाद वो मेरे घर वापस आई और खुशी खुशी मुझे बताने लगी कि उसके भाई को कोई ऐतराज नहीं है। वो यही चाहता है कि दुनिया को कभी उसके नामर्द होने का पता ना चले। मुझे भला इस बात पर क्या ऐतराज हो सकता था? मैं क्यों खुद से अपने मुंह से जमाने को अपने पति का ऐब बताती? मेरे लिए तो यही काफी था कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी थी और सुकून से एक मर्द के साथ जिंदगी गुजारनी थी। 1 हफ्ते के अंदर धूमधाम से मेरी और आकाश की शादी हो गई।
दुनिया वाले हैरान रह गए कि मेरे लिए कैसे इतना अच्छा और अमीर घर का रिश्ता मिल गया। मैं भी सबके सामने गुरूर की देवी बन गई। मैंने अपनी बहनों को भी आकाश के नामर्द होने के बारे में कुछ नहीं बताया। ये राज मेरे सीने में दफन था और अब जिंदगी भर दफन ही रहना था। मैं दुल्हन बनी आकाश के घर पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई। आकाश का घर एक आलीशान बंगला था जहाँ बहुत से नौकर चाकर मौजूद थे। आकाश की बहन यानी मेरी सहेली ने मेरा धूमधाम से स्वागत किया। प्रीति के बाबा एक बहुत ही सज्जन इंसान थे और उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि उनकी उम्र 50 साल से भी ज्यादा है। मेरी सहेली ने मुझे आकाश के कमरे में ले जाकर बैठाया और कहने लगी कि वो अब सुबह ही वापस आएगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने बच्चों को लेकर वापस घर जा रही थी। आकाश का कमरा पूरी तरह से सजा हुआ था। मैं दहेज में फूटी कोड़ी भी नहीं लाई थी, लेकिन यहाँ पहले से ही हर चीज मौजूद थी। कमरे में हर चीज बहुत ही कीमती नजर आ रही थी और मैं अपनी किस्मत पर गर्व महसूस कर रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं आकाश के साथ मोहब्बत से रहूंगी और इन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगी कि इनके अंदर कोई कमी मौजूद है। मुझे तो आकाश के बाबा भी बहुत पसंद आए थे। शादी की रात आकाश मेरे पास आए तो उनके अंदाज में कुछ झिझक सी थी। शायद वो इस बात को लेकर परेशान थे कि वो एक पूरी तरह से मर्द नहीं है। मैं एक समझदार औरत थी, इसलिए मैंने पहल की और आकाश का हाथ थामकर उन्हें यकीन दिलाया कि ये बात कभी हमारे कमरे से बाहर नहीं जाएगी और ना ही मुझसे उन्हें कोई तकलीफ पहुंचेगी। आकाश का चेहरा पूरी तरह से खिल उठा। उन्होंने मुझे शादी की रात का तोहफा सोने की अंगूठी की शक्ल में दिया और कहने लगे कि वो बहुत समय से अपने अंदर ही अंदर घुट रहे थे और अब उन्हें लगता है कि इस बेरंग जिंदगी से छुटकारा मिलने वाला है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था, जैसे मेरी जिंदगी पूरी हो गई हो और मुझे सभी दुखों से छुटकारा मिल गया हो। मगर मुझे क्या खबर थी कि आने वाला वक्त मेरे लिए एक कड़ी आजमाइश साबित होने वाला है। मैं उनके साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। आकाश ने मुझे अपनी मोहब्बत से पूरा कर दिया था। उन्होंने मुझे बताया था कि वो अपनी पहली पत्नी को औलाद की खुशी नहीं दे सके थे। उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके अंदर बहुत सी ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से वो बाप नहीं बन सकते थे। इसलिए उनकी पहली पत्नी शादी के दूसरे साल ही उन्हें छोड़कर चली गई। उन्होंने दूसरी शादी का इसलिए नहीं सोचा कि दूसरी पत्नी भी उनसे औलाद की तमन्ना रखती और फिर इन्हें नाकामी भरी जिंदगी का सामना करना पड़ता। लेकिन मैंने सब जानते हुए उनसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया था, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी कर ली थी। मेरे दिल में भी औलाद की तमन्ना थी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरा पति मुझे औलाद नहीं दे सकता। इसलिए मैंने इस ख्वाहिश को अपने अंदर ही मार दिया था और आकाश को यकीन दिलाया था कि मैं उनसे कभी औलाद की ख्वाहिश नहीं करूंगी। हर गुजरते दिन के साथ मैंने आकाश के घर में अपनी मजबूती से जगह बना ली थी। आकाश के बाबा की भी खूब सेवा करती। हर शाम के वक्त साथ बैठकर चाय पीते और इकट्ठे बहुत सा वक्त गुजारते। आकाश को ऑफिस से वापस आने में बहुत देर हो जाया करती थी, इसलिए मैं तनहा रहने की बजाय अपने ससुर के कमरे में जा बैठती। तो वो बहुत ही मोहब्बत करने वाले और सुलझे हुए इंसान थे और हमारी शादी को 2 महीने हो चुके थे। मेरी तबीयत खराब थी, शायद मौसम बदल रहा था, इसलिए मैं बीमार हो गई थी। मुझे वैसे भी कामकाज करने की आदत थी, लेकिन शादी के बाद मैं लगातार आराम कर रही थी, इसलिए मेरी तबीयत में बहुत सुस्ती आ चुकी थी। मैं खुद को दोबारा काम में व्यस्त करना चाहती थी, इसलिए मैंने नौकर से कहा कि रात का खाना मैं खुद बनाऊंगी और उसे रसोई से बाहर निकाल दिया। बहुत ही मेहनत और मोहब्बत से मैंने आकाश की पसंद का खाना तैयार किया। आकाश ऑफिस से लौटे तो सजी हुई टेबल देखकर हैरान रह गए। इससे पहले कि हम दोनों खाने के लिए बैठते, मुझे इस कदर चक्कर आए कि मैंने आकाश का सहारा ले लिया। मेरी बिगड़ी हुई तबीयत देखकर आकाश कहने लगे, तुम्हें क्या जरूरत थी रसोई में जाकर खुद को यूं थकाने की? तुम्हें शारीरिक कमजोरी हो गई है। खाना खाने के बाद मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, ताकत की कुछ दवाइयां लिखवा लेते हैं, उनके इस्तेमाल से तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने इनकार करना चाहा, लेकिन आकाश ने मेरी एक न सुनी। वो बहुत ख्याल रखने वाले इंसान थे। मैं खामोशी से खाना खाने बैठ गई। मेरा इरादा था कि मैं खाना खाने के बाद आकाश को मना कर दूंगी, लेकिन जैसे ही मैंने आकाश को दोबारा से मना किया तो वो अपने बाबा के कमरे में गए और उन्होंने मेरी तबीयत की खराबी का बताया। उसके बाद तो मेरे लिए इनकार करना नामुमकिन हो गया और मजबूरन मुझे आकाश के साथ डॉक्टर के पास जाना पड़ा। वो एक बड़ा प्राइवेट क्लिनिक था। थोड़ी देर के इंतजार के बाद मेरा नंबर आ गया और आकाश मेरा हाथ थामकर खुद ही डॉक्टर के कमरे में चले गए कुछ सवाल करने के बाद डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेज दिया
और थोड़ी देर के बाद जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो ये सुनकर मेरे होश उड़ गए कि मैं उम्मीद से हूँ। डॉक्टर ने बहुत ही मुस्कुराकर हम दोनों पति पत्नी को ये खबर सुनाई थी, पर हमारे लिए तो ये खबर किसी बिजली की तरह हम पर गिरी थी। हम दोनों इस बात से अच्छी तरह से परिचित थे कि आकाश एक नामर्द है, तो फिर ये बच्चा किसका था? और मैं उम्मीद से हो गई। डॉक्टर के हाथ से आकाश ने मेरी रिपोर्ट लेकर चेक की और बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए गाड़ी तक ले आए और इतनी तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाई कि मेरी चीखें निकल गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। सब कुछ इतना अचानक और बेउम्मीद था कि मैं खुद भी संभल नहीं पाई थी। मेरे ससुर मेरे इंतजार में लॉन्ज में बैठे हुए थे। हमें वापस आता देखकर फिक्रमंदी से पूछने लगे कि बहू की तबीयत अब कैसी है और डॉक्टर ने क्या कहा है। आकाश तो जैसे जलते तवे पर जा बैठे और अपने बाप के सामने ही गुस्से में कहा कि आपकी बहू उम्मीद से हो चुकी है, जबकि ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये बच्चा मेरा नहीं है। बेटे की बात सुनकर मेरे ससुर चौंक गए और कहने लगे कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। मैं लॉन्ज में पड़े सोफे पर ही ढह गई, क्योंकि मुझ में इससे ज्यादा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। मेरा दामन साफ था, लेकिन मेरा पति मुझे चरित्रहीन कह रहा था। आकाश की बात सुनकर मेरे ससुर गुस्से में आ गए और कहने लगे कि जरा धैर्य से बात करो, इस तरह अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाने से पहले कुछ तो शर्म करो। अपने ससुर का रवैया देखकर मुझे कुछ राहत महसूस हुई थी। मैंने रोते हुए आकाश से कहा कि मैं नहीं जानती कि मैं कैसे उम्मीद से हुई हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आपके सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। आकाश गुस्से में कहने लगे कि तुम तो अपनी जुबान बंदी रखो। आज मुझे समझ में आया कि तुमने क्यों अपने मुंह से मुझसे शादी करने के लिए कहा था। कोई भी शर्मो हया रखने वाली लड़की अपने मुंह से अपनी शादी की बात नहीं करती। तुमने जानबूझकर मुझसे शादी की बात की क्योंकि तुम जानती हो कि मैं एक नामर्द हूं और इसीलिए सारी जिंदगी आसानी से तुम्हारे धोखे को बर्दाश्त कर लूंगा। मगर मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि किसी और के बच्चे को अपना नाम देकर सारी जिंदगी इसका बोझ उठाऊं। इससे बेहतर यही है कि तुम अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। मेरे ससुर ने आकाश को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो गुस्से में इस कदर पागल हो चुके थे, कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आकाश ने मेरा हाथ पकड़ा और आधी रात को मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। मैं रोती हुई अपने टूटे फूटे मकान में वापस आ गई थी। मेरा और आकाश का रास्ता जहाँ से शुरू हुआ था शायद वही खत्म होने वाला था। मेरी तबीयत खराब हो रही थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ आकाश की परवाह थी। इससे बहुत मोहब्बत करने लगी थी। मैं सारी रात रोती रही थी। रोते रोते न जाने मुझे कब नींद आ गई और मेरी आंख उस वक्त खुली जब दरवाजे पर किसी ने कुंडी बजाई। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी और दरवाजा खोला तो सामने मेरी दोस्त खड़ी थी। रोते हुए उसके गले लग गई। उसे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी कि मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। मेरी दोस्त ने मुझे सीने से लगाया और कहने लगी कि उसे पूरा यकीन है कि मैं चरित्रहीन नहीं हूँ और उसे पक्का यकीन है कि ये बच्चा उसके भाई का ही है। कहने लगी कि रात भाई बहुत गुस्से में थे, इसलिए वो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थे। बाबा ने उसे फोन करके सुबह बताया। वो कहने लगी कि मुझे तुम थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझे तसल्ली देकर वो चली गई। मुझे अपनी सहेली की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो कैसे सब कुछ ठीक कर सकती थी, क्योंकि मेरे पति को पूरा यकीन था कि वो एक नामर्द है और इसी बात को लेकर मैं भी बहुत परेशान थी। अगर वो नामर्द होता तो उसकी पहली पत्नी कभी भी उसे छोड़कर न जाती, क्योंकि वो बहुत ही पैसे वाला था और मोहब्बत करने वाला इंसान था। बहुत सोचने के बाद न जाने क्यों मेरे दिमाग में ये बात आई कि कहीं मेरे ससुर ने ही तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि शादी के बाद मेरी जिंदगी में आकाश के अलावा अगर कोई मर्द था तो वो मेरे ससुर ही थे। सारा वक्त वही घर पर मेरे साथ होते थे। पति तो ऑफिस से आने में कभी कभी रात के 12 भी बजा देते थे और मैं रात का खाना खाती अपने कमरे में जाकर सो जाती थी। कहीं किसी दिन मेरे ससुर ने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर दिया। ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनका मुझ पर प्यार जताना और मेरा हद से ज्यादा ख्याल रखना आज मुझे खटक रहा था। और अगर सच में ही मेरे ससुर ने मेरे साथ कोई गलत काम किया था तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। आकाश मर जाते लेकिन मुझे कभी दोबारा अपनी जिंदगी में शामिल न करते। मेरे दिल में भी अपने ससुर को लेकर बहुत से शक उठ रहे थे और हर गुजरते लम्हों के साथ बहुत सी सोच मुझे पागल कर रही थी। आने वाला एक हफ्ता मैंने इसी दर्द के साथ गुजारा। हर सुबह मैं ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती कि वो किसी तरह मुझे पवित्र साबित कर दे और मैं अपने पति के साथ दोबारा अच्छी जिंदगी शुरू कर सकूं।
मेरी 2 बहनें तो अपनी जिंदगी में ऐसी मग्न थी, उन्हें तो मेरी जरा भी परवाह नहीं थी, जबकि मैंने माँ बाप के बाद उन्हें पाला था। पूरे 1 हफ्ते के बाद मेरी ननंद मेरे पति के साथ मुझे लेने के लिए हमारे घर आई। आकाश को दरवाजे पर देखकर मैं हैरान रह गई। आकाश दरवाजे से अंदर न आए, कहने लगे कि अपना सामान उठाकर गाड़ी में आकर बैठ जाओ। मैं ये तो नहीं जानती थी कि मेरी सहेली ने अपने भाई से ऐसा क्या कहा होगा कि वो मुझे लेने के लिए आ गए, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी था कि मुझे एक मौका मिल रहा है। मैं फौरन आकाश के साथ गाड़ी में बैठ गई और जैसे ही उन दोनों के साथ घर पहुंची तो बहुत ही खूबसूरती से सजे हुए घर में मेरे ससुर ने मेरा स्वागत किया। मैं हैरानगी से देख रही थी। सारा घर फूलों से सजा हुआ था और जगह जगह गुब्बारे बिखरे हुए थे। मेरी सहेली ने मुझे गले से लगाया और मोहब्बत से मेरे गालों को चूमते हुए कहने लगी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे बुआ बनने का मौका दिया। मैंने हैरत से एक नज़र आकाश पर डाली जो सर झुकाए शर्मिंदा से खड़े थे। मेरी दोस्त मुझे बताने लगी कि बाबा ने बहुत ज़्यादा इस बात पर जोर दिया कि तुम एक अच्छे चरित्र की और शर्मदार लड़की हो। बाबा को पूरा यकीन था कि तुमने कभी गलत काम नहीं किया होगा और बाबा का तुम पर यकीन देखकर मुझे भी इस बात पर यकीन आ गया कि तुम्हारे चरित्र में यकीनन कोई झोल नहीं होगा। जब भी बाबा तुम्हारी इस कदर तरफदारी कर रहे हैं। भाई दोबारा उस लेडी डॉक्टर के पास गए जिसने उन्हें बताया था कि वो कभी बाप नहीं बन सकते क्योंकि उनके अंदर बहुत सी खामियां हैं। डॉक्टर ने भाई को देखते ही पहचान लिया और भाई ने जब उसे बताया कि उनकी दूसरी पत्नी उम्मीद से हो चुकी है तो लेडी डॉक्टर ने भाई को ऐसा सच बताया जिसे सुनकर उनके सर पर आसमान गिर पड़ा। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि भाई के अंदर कोई कमी नहीं थी और ना ही वो नामर्द थे। उनकी पहली पत्नी खुद ही ऐसी दवाइयां इस्तेमाल करती थी जिससे वो उम्मीद से ना हो, और जब भाई ने उससे बच्चों की ख्वाहिश की तो उसने डॉक्टर को जबरदस्ती इस बात के लिए मजबूर किया वो भाई के भी टेस्ट करने के लिए कहे और फिर पैसे के जोर पर उसने अपनी मर्जी की टेस्ट रिपोर्ट बनवाई। भाई हमेशा ही पूरी तरह से फिट थे, लेकिन उनकी पहली पत्नी ने जानबूझकर उन्हें नामर्द साबित कर दिया और दुनिया के सामने ऐसे जाहिर किया जैसे वो भाई की वजह से बेऔलाद है। वो दिन रात भाई को ताने देती और इस कदर जलील करती कि तंग आकर भाई ने खुद ही उससे तलाक ले ली। दहेज के नाम पर 10 लाख लेकर वो हमेशा के लिए भाई की जिंदगी से निकल गई, लेकिन हम में से कोई नहीं जानता था कि उसने भाई की नकली रिपोर्ट तैयार करवाई है। भाई भी यही समझते रहे कि वो एक नामर्द है। मेरी सहेली ने मुझे ये सब बताकर नई जिंदगी बख्श दी थी, वरना मैं अब तक किसी ससोपंज का शिकार थी कि न जाने ये बच्चा आकाश का है या फिर किसी और का। मैं तो अपने ससुर पर भी शक करने लगी थी। आकाश मेरे कदमों में बैठ गए, खुद ही मुझसे अपने किए की माफी मांगने लगे, लेकिन मुझे आकाश से कोई गिला नहीं था क्योंकि इनकी जगह कोई भी मर्द होता तो शायद ऐसे ही करता। वो तो खुद को ऐबदार समझते थे, लेकिन इन्हें क्या खबर थी कि ऐब इनमें नहीं बल्कि इनकी पहली पत्नी के चरित्र में था, जो इनसे दहेज के नाम पर एक बड़ी रकम वसूल करके अपने आशिक के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया कि आकाश ने जल्दबाजी में मुझे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाला, वरना सच सामने आने के बाद हम दोनों ही पछता रहे होते। मैं और आकाश ने मिलकर केक काटा था। मेरे ससुर और मेरी सहेली ने हमारे अपने होने का सबूत दिया था। मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया और मैं दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि कुछ लम्हों के लिए ही सही, लेकिन मैंने अपने ससुर की मोहब्बत पर शक किया। रिश्ते कितने नाजुक शीशे की तरह होते हैं जिन्हें बहुत ही मोहब्बत से संभाल कर रखा जाता है। कभी कभी इंसान की मामूली गलती से ये शीशे की तरह टूट कर बिखर जाते हैं। इसलिए हमेशा बहुत ही एहतियात से रिश्तों को बरतना चाहिए, क्योंकि जो जख्म दिल पर लगते हैं वो इतनी आसानी से नहीं भरते। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।